एक समस्या जो आज के समय में बढ़ती जा रही है और हमारे कितने ही युवा इससे परेशान हैं, इससे बड़ी अव्यवस्था उनके जीवन में आ गई है, वो है प्रोस्टेट की समस्या। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि क्या प्रोस्टेट की समस्या के कारण नाइटफॉल हो सकता है, मैन इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजेकुलेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं? तो जवाब है कि ये सारी समस्याएं बिल्कुल हो सकती हैं। साथ ही प्रोस्टेट की समस्या के कारण यूरिन से संबंधित समस्याएं भी होती हैं, जो कि बड़ा ही व्यक्ति को परेशान कर देती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रोस्टेट क्या है और ये सारी समस्याएं किस तरीके से और क्यों हो जाती हैं। देखिए, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो कि आपके ब्लैडर के नीचे होती है और जो आपकी यूरेथ्रा है उसके चारों तरफ रहती है। जब इस ग्रंथि का आकार बढ़ना शुरू होता है या यहाँ पर स्वेलिंग आनी शुरू होती है तो ये यूरेथ्रा के चारों तरफ है, तो यूरेथ्रा के ऊपर एक दबाव बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन पास करने में समस्या होती है। जलन हो सकती है, रुक रुक करके यूरिन आना और ऐसा लगना कि एक बार में पूरा यूरिन बाहर नहीं आया है। इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिन के फ्लो को भी कंट्रोल करता है, तो उस तरीके से भी अव्यवस्था हो जाती है और बड़ी ही जो है एक परेशानी की स्थिति व्यक्ति के सामने बन जाती है। साथ ही जब ये समस्या और अधिक बढ़ती चली जाती है तो ये प्रोस्टेट कैंसर तक का भी रूप धारण कर सकती है। उस स्थिति में तो ये बड़ी ही भयावह और बड़ी ही कष्टप्रद स्थिति बन जाती है। तो हम इसको पहले ही कैसे रोक सकते हैं और कैसे इससे हम निश्चित रूप से बच सकते हैं, ये आज हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये भी समझ लें कि ये व्यक्ति के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे प्रभावित करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से एक फ्लूइड सिक्रीट होता है जिसे सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। ये जो फ्लूइड है ये स्पर्म सेल्स के साथ मिलकर के वीर्य का निर्माण करने में सहायता देता है। ये स्पर्म सेल्स को नरिश करने का काम भी करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उन्हें आगे बढ़ाने का काम भी करता है। तो अगर प्रोस्टेट की समस्या होती है तो उस स्थिति में जो आपका सीमेन है, जो आपके स्पर्म सेल्स हैं, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और मैन इनफर्टिलिटी की समस्या जन्म ले जाती है। साथ ही जब प्रोस्टेट का आकार बढ़ता है, इस पर स्वेलिंग आती है, तो ये आपकी जो रक्त वाहिकाएं हैं उन पर एक दबाव बनाती है, जिससे कि आपकी जननेंद्रिय तक ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता, वो बाधित हो जाता है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या फिर हो जाती है, तो इस तरीके से प्रभावित करता है। साथ ही जब प्रोस्टेट का आकार बढ़ता है, सूजन आती है, इस तरीके की स्थिति बनती है, तो ये आपके पूरे रिप्रोडक्टिव एरिया में एक दबाव बनाता है और जो ये दबाव की स्थिति है इसकी वजह से स्वप्न दोष की समस्या बढ़नी शुरू हो सकती है, अधिक हो सकती है और इससे बड़ी समस्या व्यक्ति को फिर देखनी पड़ सकती है। साथ ही साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या भी इससे सामने आती है। वही दबाव बनता है, गुणवत्ता ठीक नहीं रहती है वीर्य की और उसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या भी बनती है। तो इस तरीके से कई कारणों की वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो आपके यूरिन के ऊपर और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर गहरा प्रभाव रखता है। यहां पर मैं एक और सुझाव आपको देना चाहूंगा। एक औषधि आती है जिसका नाम होता है सबाल सेरुलाटा। इसका प्रयोग भी आप अगर करते हैं तो प्रोस्टेट की समस्या में अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में साझा करवा दूंगा, वहां से आप इसको ले लें। और इसका प्रयोग कैसे करना है, 10-10 बूंदें प्रातःकाल और संध्या में पानी में मिला करके आपको इसकी ग्रहण करनी है। ये आपको अच्छे लाभ देगी। अब आगे बढ़ते हुए जो प्रमुख बात है, जो हमारे अभ्यास हैं, उनमें सबसे पहला अभ्यास आता है कपालभाति का अभ्यास। लेकिन कपालभाति अगर सही तरीके से नहीं किया जाएगा और एक छोटी सी सजगता है, अगर वो नहीं रखी जाएगी तो लाभ नहीं मिलेंगे। सजगता क्या है कि आपको सबसे पहली बात कमर को सीधा कर लेना है। बिल्कुल वो तब हो सकेगा जब आप सिद्धासन में बैठेंगे, पद्मासन में बैठेंगे, तब ये सरल पड़ेगा। कमर को जैसे ही आप सीधा करते हैं तो आपके नाभि के नीचे के क्षेत्र के ऊपर से दबाव हट जाता है, क्योंकि अगर कमर झुका करके ऐसे बैठेंगे तो यहां पर एक दबाव आएगा। अगर यहां पर दबाव आया और कपालभाति तब आपने किया तो आपके नाभि के नीचे के एरिया पर तो कोई इफेक्ट गया ही नहीं कपालभाति का। और प्रोस्टेट ग्लैंड कहां है, नाभि से नीचे ही तो है। तो अगर कपालभाति से पूरे लाभ लेने हैं तो कमर सीधी करके, बिल्कुल सीधी रखते हुए तब अभ्यास करना है। तब आप देखेंगे
कि जो आपके नाभि के नीचे का एरिया है उस पर एक एक स्ट्रोक में एक एक बार जब आप कर रहे हैं तो पूरा एक दबाव आ रहा है, इससे आपकी अपान वायु प्रभावित होती है। और जब अपान वायु संतुलित होती है तो ये सारी समस्याएं यूं भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और इससे जो एक मसाज आपको एक बेहतर मिल जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपका जो ग्लैंड है वो हेल्दी होने लगता है। तो ये लाभ मिलेंगे कपालभाति से। तो पहला अभ्यास हमारा ये हुआ जो कि अत्यंत उपयोगी आपके लिए रहेगा। दूसरे स्थान पर जो अभ्यास है वो है इस तरीके से मलासन की स्थिति में आपको आ जाना है और यहां आकर के अपने घुटनों के बीच में एक अंतर आपको बनाना है। इस तरीके की स्थिति में भी आप थोड़ी देर तक रुकेंगे, कमर सीधी रखेंगे और सामने देखेंगे। हाथों को इस तरीके से घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। घुटने नजदीक आते हैं तो हाथों के एक दबाव से इनको थोड़ा बाहर की तरफ आप रखें। अब इससे आगे जो हमारा अभ्यास है वो है अश्व संचालन का अभ्यास। सरल अभ्यास है लेकिन ठीक से देख लें। इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे और अपने दाएं घुटने को बाएं पैर के अंगूठे से स्पर्श कराना है। इस तरीके से ये लाएंगे और ये ऐसे स्पर्श कराया। अब आप अपने बाएं हाथ से अपने बाएं पैर के घुटने को इस तरीके से दबाएंगे और यूं आप अपने आप को पीछे लेकर के जाएंगे। ये जो एक ट्विस्ट है यहां पर, इससे पूरा प्रभाव जो है आपके प्रोस्टेट एरिया पर आता है। तो इस तरीके से ये अभ्यास आपका रहेगा। फिर आप वापस आएंगे, सांस भरते हुए यहां पर बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए आप ये रोटेशन करेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ से वही, अब अपने बाएं पैर के घुटने को दाएं अंगूठे से स्पर्श कराया, इस हाथ से एक दबाव बनाया और इस तरीके से आपने पीछे देखा। फिर आप वापस आ जाते हैं और यही अभ्यास दोहराते जाना है। 3 मिनट तक लगभग आप इसको करें, फिर आप रुकें, फिर 2-3 मिनट तक आप कर लें। इस तरीके से रुक रुक करके लगभग 4 से 5 मिनट का अभ्यास 6 मिनट का ही करते हैं तो आपको इससे अच्छे लाभ मिलेंगे। इतना अभ्यास होने के बाद जो अगला अभ्यास है ये है मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। और ये बड़ा ही उपयोगी अभ्यास है। कैसे करना है? इस तरीके से अपने पैर को मोड़ेंगे, दाएं को मोड़ लें चाहे बाएं को मोड़ लें। उसके बाद आप अपने हाथ को इस तरीके से कमर के पीछे रखेंगे, लेकिन ध्यान रखें हाथ ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पीछे हाथ रखेंगे तो पीछे की तरफ झुक जाएंगे और पूरा पोस्चर ही बिगड़ जाएगा। तो हाथ को लेकर के आए कमर के नज़दीक। जैसे ही कमर के नज़दीक हाथ आएगा और एल्बो को स्ट्रेट करेंगे। एल्बो मुड़ी हुई है तो भी कमर सीधी नहीं होगी। एल्बो को जैसे ही स्ट्रेट करेंगे तो देखेंगे कि कमर भी आपकी स्वाभाविक सीधी हो जाएगी। यहां पर आने के बाद एक इस तरीके से अपने शरीर को घुमाएंगे। इतना लाने के बाद ये हाथ आपका आपके घुटने के ऊपर एक दबाव बनाएगा और घुटना अंदर की तरफ जाएगा और इस हाथ के सहारे आप अपने आप को पीछे की तरफ सरलता से ले जा सकेंगे। अब अगर आपको असुविधा हो रही है अभ्यास में तो आप इस हाथ को ऐसे रख लें या फिर आप ऐसे रख लें और पीछे देखें। ये अभ्यास प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए हो गया। अब अगर इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से करना है तो इस हाथ को ले जाते हुए यूं इस पैर को, जो सीधा पैर है, उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद इस तरीके का ये अभ्यास रहेगा। पीछे देखने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल अपने पीछे आप यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं। यहाँ कुछ समय तक रुके और फिर रिलीज कर देंगे और इसी तरीके से फिर पैर को बदल करके भी आपको ये अभ्यास करना है। तो ये आपका हुआ मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। इससे भी तुरंत आपको एक प्रभाव देखने को मिलेगा और अच्छे लाभ होंगे। अगला जो अभ्यास है ये अभ्यास है योग मुद्रासन का अभ्यास। इसे हम पद्मासन में जाके करेंगे। पद्मासन में आ जाएंगे इस तरीके से, आप इस तरीके से पद्मासन की स्थिति में आ गए और उसके बाद कमर को सीधा कर लें। अपने हाथों को इस तरीके से पीछे लेकर के जाएं और एक हाथ से दूसरे हाथ की रिस्ट को पकड़ लेंगे। उसके बाद कोहनियों को सीधा कर लें और कंधे आपके पीछे की तरफ जाएंगे। सांस को पूरा अंदर भरेंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए इस तरीके से आगे आप जाएंगे और यहां आने के बाद ये जो पैर हैं आपके
नाभि के नीचे के एरिया के ऊपर ही एक दबाव बनाएंगे और आप यहां आकर के वो अनुभव भी करेंगे। अब अगर आप इतना ही आ पाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही रुकें, लाभ मिलेंगे। अगर और आगे जा सकते हैं तो थोड़ा और जाएं, थोड़ा और जा सकते हैं तो और अगर इस तरीके से अपने माथे को भूमि से स्पर्श करा पा रहे हैं तो ये अच्छा है। इस तरीके की स्थिति में आएंगे और यहाँ पर आकर के सांस आपकी गहरी चलती रहनी चाहिए, सांस नहीं रोकनी है किसी भी अभ्यास में। तो यहाँ आकर के आपको रुकना है और उसके बाद सांस बढ़ते हुए वापस आपको आ जाना है। इस अभ्यास को भी 3 बार रुक रुक करके करेंगे और आगे जाने के बाद 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक आपको रुकना है। 1 मिनट तक रुक जाएं तो बहुत अच्छा है, बड़े सुंदर प्रभाव फिर आपको इसके मिलेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हुए जो अंतिम अभ्यास है वो है धनुरासन का अभ्यास। इसके लिए आप पेट के बल आ जाएंगे और ये जो अभ्यास है ये आपके पाचन तंत्र, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको यूरिन से संबंधित समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं में ये काम करता है। बड़ा सुंदर अभ्यास है। इस तरीके से पैरों को फोल्ड किया और आपको यूं पकड़ लेना है। फिर आप इस तरीके से शरीर को ऊपर लेकर के जाएंगे और यहाँ पर आप रुकेंगे। थोड़ी देर रुकने पर ही आपको अनुभव होगा कि हाँ, एक दबाव नाभि के नीचे के क्षेत्र पर बड़ा अच्छा जा रहा है। रुकने के बाद नीचे आएंगे, पैरों को पकड़े रखें और इस तरीके से थोड़ी देर तक आपको रेस्ट करना है। थोड़ी देर तक रुके, सांस लेते रहें। उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से यही अभ्यास। फिर से नीचे आएंगे और कुछ समय तक रुकेंगे। ये अभ्यास करने के बाद एक बार आप शशांकासन का अभ्यास अवश्य कर लें। बस इतने ही अभ्यास आपके हैं जो आपको ये सारी सजगताएं जो हमने कही ये रखते हुए करने हैं। जो हमने औषधि का प्रयोग बताया वो करना है और कपालभाति पर विशेष ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपके ये सभी अभ्यास रहे, इनको आप करें, अपनाएं तो आपको इन सभी समस्याओं में बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। प्रोस्टेट की समस्या आपकी ठीक होनी शुरू होगी, उसमें लाभ मिलने शुरू होंगे और आप औषधियों से और बड़ी समस्याओं में पड़ने से बच जाएंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।